जब सिस्टर अबीगेल की कार पुल के पास आती है, एस्थर मैक्स को सड़क पर धक्का दे देती है। सिस्टर अबीगेल घबराकर कार घुमा देती है और उसकी कार टकरा जाती है। अंदर से सिस्टर अबीगेल उतरती है और रोती हुई मैक्स के पास दौड़ती है। तभी पीछे से एस्थर हथौड़ा लेकर आती है और जोर से। कहानी की शुरुआत में केट और उनके पति जॉन अस्पताल पहुंचते हैं क्योंकि केट मां बनने वाली होती है। नर्स उन्हें अंदर ले जाती है और जॉन पीछे रुककर कागजात भरते हैं। लेकिन अचानक केट को बहुत तेज दर्द होता है और खून बहने लगता है। फिर वह खुद को ऑपरेशन थिएटर में पाती है, जहां डॉक्टर और नर्सें उनके चारों ओर खड़े होते हैं। लेकिन उनका पति जॉन वहां नहीं होता। केट घबराई हुई होती है। तभी एक नर्स उन्हें बताती है कि उनका बच्चा मर चुका है। केट को इस पर विश्वास नहीं होता। फिर जॉन अंदर आता है और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नर्स एक नवजात शिशु को केट की गोद में देती है। अचानक केट जोर जोर से चीखने लगती है और फिर वो अपनी बिस्तर पर जाग जाती है, क्योंकि यह बस एक भयानक सपना था। केट उठकर बाथरूम में जाती है और अपने पेट पर बने ऑपरेशन के निशान को देखती है। वह एक गोली खाती है और वापस आती है। अगले दिन वह अपनी साइकोथेरेपिस्ट से मिलती है। डॉक्टर ब्राउनिंग उन्हें समझाती है कि इस तरह के डरावने सपने आना सामान्य है, क्योंकि वह अपने मृत बच्चे के गम से गुजर रही है। केट सोचती हैं कि यह सपना उनके बीते दर्द के कारण था, या फिर इस बात से कि वे एक बच्चे को गोद लेने जा रही हैं। वो खुद को तैयार महसूस नहीं कर रही थी। केट डॉक्टर को बताती हैं कि वह शराब खरीदने का सोच रही थी, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। डॉक्टर कहती हैं कि यही सबसे अहम बात है कि उन्होंने आखिर में शराब नहीं खरीदी। डॉक्टर उन्हें समझाती हैं कि गोद लेने का फैसला उनके हाथ में है। केट को ही तय करना होगा कि क्या वह इसके लिए तैयार है। उसके बाद केट अपनी सुनने में असमर्थ बेटी मैक्स को स्कूल से लेने जाती है। रास्ते में वह थोड़ा ध्यान हटने की वजह से एक एक्सीडेंट होते होते बचती है। घर पर केट पियानो बजाने और गाना लिखने की कोशिश करती है। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो पाती है कि मैक्स दीवार पर बास्केटबॉल मार रही है। गुस्से में केट उसे डांट देती है, जिससे डरकर मैक्स माफी मांगती है। तभी जॉन घर आता है उनके बेटे डैनियल के साथ। वे तीनों साथ में खेलते हैं, लेकिन केट थोड़ा अलग महसूस करती है। रात में केट मैक्स को सुला रही होती है। तभी मैक्स उनसे कहानी सुनाने की जिद करती है। ये कहानी उनके खोए हुए बच्चे के बारे में थी। मैक्स पूछती है, क्या मुझे नई बहन मिलेगी? केट थोड़ी देर सोचती हैं और फिर तय कर लेती हैं, हाँ, वे एक बच्चा गोद लेंगे। कुछ समय बाद केट और जॉन एक अनाथालय में जाते हैं। वहां सिस्टर एबिगेल उन्हें बच्चों को देखने के लिए कहती हैं। केट नीचे के फ्लोर में रुकती है और छोटे बच्चों को खेलते हुए देखती है, जबकि जॉन ऊपर जाता है। वहां उसे एक कमरे से गाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह अंदर झांकता है तो देखता है कि एक लड़की अकेले बैठकर पेंटिंग बना रही है। वह लड़की उसका नाम पूछती है और अपने चित्र की कहानी सुनाती है। उसी समय केट और सिस्टर एबिगेल भी वहां आ जाती हैं। जॉन उनका परिचय कराता है और कहता है कि इस लड़की का नाम एस्थर है। एस्थर कहती है, कोई मुझसे बात नहीं करता क्योंकि मैं दूसरों से अलग हूं। जॉन और केट को यह लड़की पसंद आती है। वे सिस्टर एबिगेल से उसके बारे में और जानकारी मांगते हैं। सिस्टर बताती हैं कि एस्थर रूस से आई थी और जिन लोगों ने उससे अमेरिका लाया था वे एक आग में मर गए थे। हालांकि एस्थर बहुत अच्छी और समझदार बच्ची लगती है। अब यह सुन केट और जॉन को लगता है कि वे उससे गोद ले सकते हैं। अब 3 हफ्ते बाद वे एस्थर को अनाथालय से घर ले आते हैं। रास्ते में केट उसे इशारों की भाषा सिखाने लगती है ताकि वह मैक्स से ठीक से बात कर सके। घर पहुंचते ही मैक्स बहुत खुश होती है। एस्थर उससे तुरंत मिलती है और केट से पूछती है, यह कितना सुन सकती है? केट बताती हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन वो होंठ पढ़ सकती है। अब घर के अंदर उन्हें दादी बारबरा और डैनियल मिलते हैं। रात में सब लोग एस्थर को गिफ्ट देते हैं, लेकिन डैनियल कोई गिफ्ट नहीं देता। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे एस्थर पसंद नहीं आई। वह पहले ही उससे जलने लगा था, खासकर जब उसने जॉन को गले लगाकर जोर से थैंक यू कहा। अब डैनियल अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस में जाता है। वहां वे सभी गंदे मैगजीन देखते हैं और हंसी मजाक करते हैं। उधर एस्थर और मैक्स बाहर बर्फ में खेल रही होती है, जबकि दादी बारबरा और केट आपस में बात कर रही होती हैं। बारबरा केट से कहती है कि वो मैक्स के बारे में ज्यादा ध्यान दे और पूछती है कि क्या वो फिर से पढ़ाना शुरू करने वाली है। केट जवाब देती है कि हाँ, जब एस्थर अच्छी तरह एडजस्ट कर लेगी तब वह वापस स्कूल ज्वाइन करेगी। बारबरा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे केट पर भरोसा नहीं है। उस रात मौसम बहुत खराब था, बाहर तूफान आने वाला था। केट सोने की तैयारी कर रही थी, तभी एस्थर जाग जाती है और सीधे मैक्स के कमरे में चली जाती है। उसी समय जॉन और केट रोमांटिक मूड में होते हैं, लेकिन तभी उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वे खोलते हैं तो सामने एस्थर और मैक्स खड़ी होती हैं।
वे दोनों डर के कारण मम्मी पापा के साथ सोना चाहती थीं। एस्थर जॉन के पास सोना चाहती थी, जिसे देखकर केट को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहती। अगली सुबह सब स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब एस्थर सीढ़ियों से नीचे आती है तो उसने एक बहुत ही अलग तरह का ड्रेस पहना होता है, जो बहुत ज्यादा फैंसी था। बाकी बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं। केट पूछती है, क्या तुम सच में यही पहनकर स्कूल जाना चाहती हो? एस्थर आत्मविश्वास से जवाब देती है, इसमें गलत क्या है? अलग होना कोई बुरी बात नहीं। केट उसे रोकना नहीं चाहती, इसलिए उसे वही पहनकर जाने देती है। अब स्कूल में उसकी टीचर उसे क्लास में वेलकम करती है। तभी एक बच्चा उसका मजाक उड़ाता है। उसी दिन स्कूल के बाद एस्थर और मैक्स जमी हुई झील पर खेल रही होती है, लेकिन तभी केट दौड़ कर आती है और गुस्से में चिल्लाती है, झील पर खेलना मना है। उसी समय डैनियल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसके पास पेंट बॉल गन थी। उसने गलती से एक चिड़िया को मार दिया। डैनियल घबरा गया और दुखी भी था। तभी एस्थर उसके पास आई और उसे एक बड़ा पत्थर पकड़ाया। एस्थर बोली, इसे खत्म कर दो ताकि इसे दर्द ना हो। डैनियल डर के कारण मना कर देता है, लेकिन एस्थर खुद पत्थर उठाकर चिड़िया को मार देती है और यह देख डैनियल डर कर पीछे हट जाता है। शाम को एस्थर नहाने चली जाती है। केट उसके कमरे में जाती है उसके कपड़े ठीक करने के लिए। तभी उसकी नजर एक पुरानी बाइबल पर पड़ती है, जो एक दराज में छिपाकर रखी गई थी। केट उसे खोलती है और अंदर से एक आदमी की फोटो निकलती है। उसे पता नहीं था कि एस्थर दरवाजे से चुपचाप उसे देख रही थी। अब स्कूल में डैनियल के दोस्त एस्थर का मजाक उड़ाते हैं। डैनियल को गुस्सा आता है और वह एस्थर की किताबें गिरा देता है। जब एस्थर किताबें उठाने लगती है, तभी उसकी एक क्लासमेट लड़की उसकी बाइबल छीनने की कोशिश करती है। इस खींचतान में बाइबल जमीन पर गिर जाती है। लड़की हंसकर कहती है, तुम तो कुत्ते जैसी हो। यह सुनते ही एस्थर जोर से चिल्ला उठती है। अब शाम को केट उसे पियानो बजाना सिखा रही थी। फिर वह पूछती है, स्कूल में जो हुआ उसके बारे में बताओ। एस्थर बात करने से इनकार कर देती है। फिर केट उसे एक स्क्रैप बुक देती है जो उसने उसके लिए पहले से तैयार की थी। तभी एस्थर पूछती है, आपके मरे हुए बच्चे के साथ क्या हुआ? केट उसे बताती है कि उन्होंने उसकी राख को बगीचे में गुलाबों के पास बिखेर दिया था। रात को केट और जॉन सोचते हैं कि बच्चे सो चुके हैं, तो वे रसोई में रोमांटिक होने लगते हैं। तभी अचानक एस्थर उनके सामने आ जाती है, जिसे देख केट को अजीब लगता है और उसे गुस्सा आता है। अगली सुबह केट एस्थर से इस बारे में बात करती है। एस्थर बिना किसी झिझक के पेंटिंग बनाते हुए कहती है, मुझे पता है ये क्या होता है। और फिर वह एक बहुत गंदी गाली बोल देती है, जिसे सुन केट चौंक जाती है। अब गाली को सुनकर केट और जॉन इस बारे में बात करते हैं। केट कहती है, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जॉन जवाब देता है, क्या सिर्फ एक गाली देने पर हम उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाएंगे? यह तो ज्यादा सोचने वाली बात हो गई। अब कुछ दिनों के लिए इस बात को भूला दिया जाता है। फिर जॉन बच्चों को पार्क ले जाता है। वहां एक पड़ोसी महिला जॉन से फ्लर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ एस्थर की वही क्लासमेट लड़की, जो उसे कुत्ता कहकर चिढ़ा रही थी, वहां खेल रही थी। लड़की झूले पर जाती है, लेकिन तभी एस्थर उसे घूरती है। लड़की डर जाती है। वो खेलने के लिए एक छोटे से किले में जाती है। जब वो स्लाइड से नीचे उतरने लगती है, तभी एस्थर अचानक उसे पीछे से जोर से धक्का देती है। लड़की चीखती हुई गिरती है और उसकी टांग टूट जाती है, और मैक्स ये सब देख लेती है। अब रात को डिनर के समय जॉन एस्थर से पूछता है कि पार्क में क्या हुआ था। मैक्स एस्थर का बचाव करती है और कहती है कि लड़की खुद गिर गई थी। खाने से पहले एस्थर प्रार्थना करती है। मैक्स भी उसकी नकल करती है और प्रार्थना करने लगती है। अब वह डैनियल से भी ज्यादा अच्छे से साइन लैंग्वेज समझने लगी थी। डैनियल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने एस्थर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिसे देख माता पिता को बीच में आकर झगड़ा रोकना पड़ा। अब समय के साथ एस्थर का असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगा था। डैनियल गुस्से में भरा हुआ घर से बाहर निकल जाता है। इस व्यवहार से परेशान होकर जॉन उसे सजा देता है और उसके ट्री हाउस पर ताला लगा देता है। कुछ समय बाद केट अपनी बेटियों के साथ स्टोर पर होती है। जब सिस्टर अबीगैल का फोन आता है, तब एस्थर उससे बात करने से मना कर देती है, लेकिन केट फोन पर उससे बातें करने लगती है। केट थोड़ा अलग जाकर सिस्टर अबीगैल को बताती है कि एस्थर के साथ कुछ गड़बड़ है। मैक्स इस पूरी बातचीत को होंठ पढ़कर समझ लेती है और बाद में एस्थर को बता देती है। अब उस रात एस्थर पियानो बजा रही होती है और केट यह देखकर हैरान रह जाती है। केट उसे पूछती है, तुमने पहले कहा था कि तुम्हें पियानो बजाना नहीं आता? एस्थर मुस्कुराकर जवाब देती है, मैंने यह आपके भले के लिए किया था। अब उसी रात केट और जॉन के बीच एस्थर को लेकर बहस शुरू हो जाती है और धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता जाता है और बात चिल्लाने तक पहुंच जाता है। एस्थर दूसरे कमरे से यह सब सुन रही होती है और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान होती है। अब दूसरे दिन सिस्टर अबीगैल घर आती है। वह जॉन और केट से बात करती है और बताती है कि उसे एस्थर पर शक है। वह कहती है कि हो सकता है कि एस्थर ने पहले भी बच्चों को नुकसान पहुंचाया हो। एस्थर ये सब छुपकर सुन रही होती है।
इसके बाद वह मैक्स के पास जाती है और उससे कहती है कि वे सिस्टर अबीगैल को डरा देंगे ताकि वह कभी वापस न आए। केट को लगता है कि सिस्टर अबीगैल सही कह रही है, लेकिन जॉन इसे ओवर रिएक्शन मानता है और फिर आखिर में जॉन एस्थर को थेरेपिस्ट के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी दौरान एस्थर मैक्स को जॉन की सेफ से चाबी लाने को कहती है, लेकिन वह ट्री हाउस की बजाय जॉन की गन निकालती है। एस्थर गन से सारे बुलेट निकाल देती है, बस एक छोड़कर। फिर वह गन को मैक्स पर तान देती है, जिससे वह बुरी तरह डर जाती है। अब जैसे ही सिस्टर अबीगैल घर से निकलती है, एस्थर मैक्स को एक पुल के पास ले जाती है। वह कहती है कि अगर हम उसे बहुत डरा देंगे तो वह वापस नहीं आएगी। जब सिस्टर अबीगैल की कार पुल के पास आती है, एस्थर मैक्स को सड़क पर धक्का दे देती है। सिस्टर अबीगैल घबराकर कार घुमा देती है और उसकी कार टकरा जाती है। अंदर से सिस्टर अबीगैल उतरती है और रोती हुई मैक्स के पास दौड़ती है। तभी पीछे से एस्थर हथौड़ा लेकर आती है और जोर से सिस्टर अबीगैल के सिर पर मारती है। सिस्टर अबीगैल जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जिंदा होती है। एस्थर फिर से हथौड़े से हमला करके उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वह मैक्स को धमकाती है और कहती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे भी जेल भेज दिया जाएगा। फिर वह उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। डैनियल ट्री हाउस से देख रहा था कि एस्थर और मैक्स वहां से नीचे उतर रहे हैं, लेकिन साथ में एस्थर भी उसे देख लेती है। रात को एस्थर चुपचाप डैनियल के कमरे में जाती है। उसके हाथ में एक छोटा चाकू होता है। वह डैनियल को धमकाती है कि अगर उसने कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा। डर के मारे डैनियल अपने बिस्तर में ही पेशाब कर देता है। अगले दिन केट और जॉन एस्थर को डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले जाते हैं। थेरेपिस्ट का कहना होता है कि एस्थर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि समस्या केट के साथ है। वह कहती है कि केट खुद को एक असफल मां मानती है और वह इस गुस्से को एस्थर पर निकाल रही है। जॉन इस बात से सहमत हो जाता है और केट को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। जब वे घर लौटते हैं तो केट को अनाथालय से फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि सिस्टर अबीगैल पिछली रात से लापता है। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है और आखिरकार उसका शव ढूंढ लिया जाता है। एक पुलिस अधिकारी केट और जॉन से पूछताछ करता है, लेकिन उनके पास कोई संदिग्ध नहीं होता। अब रात को एस्थर अपने एक्वेरियम का लाइट बार बार ऑन और ऑफ कर रही होती है। जब केट अंदर झांकती है तो उसे एक भयानक पेंटिंग दिखाई देती है। उस पेंटिंग में पूरा घर और परिवार बहुत डरावने रूप में बना हुआ था। अब यह देख केट को पक्का यकीन हो गया था कि एस्थर साधारण बच्ची नहीं है। वह इंटरनेट पर खोज करती है और परेशान करने वाली जानकारी ढूंढती है। जब वह जॉन को अपने शोध के बारे में बताती है तो वह फिर से उसकी बात को नकार देता है। केट गुस्से में कहती है कि अब वह डॉक्टर ब्राउनिंग के पास नहीं जाएगी। फिर वह रूस के उस अनाथालय को फोन करती है जहां से एस्थर आई थी। फोन पर उसे बताया जाता है कि एस्थर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब केट को पूरा यकीन हो गया था कि एस्थर की पहचान में कुछ भयानक राज छिपा है। अगली सुबह जॉन एस्थर को डेंटिस्ट के पास ले जाने जाता है, लेकिन एस्थर बहाने बनाती है और जाने से मना कर देती है। जॉन उसे कहता है, ठीक है, हम किसी और दिन ले चलेंगे। अब एस्थर और जॉन पूरा दिन एक साथ पेंटिंग करते हैं। इस दौरान एस्थर उदास होकर कहती है कि उसे लगता है कि केट उसे पसंद नहीं करती। अब उधर केट अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। वह रास्ते में पूछती है कि एस्थर का व्यवहार कैसा है। बच्चे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। रात को एस्थर रसोई में आती है और केट से कहती है कि उसने उसके लिए एक तोहफा लाया है। वह केट को फूलों से भरी एक बाल्टी देती है, लेकिन ये वही फूल होते हैं जो उस जगह से तोड़े गए थे जहां केट की बेटी की अस्थियां बिखेरी गई थीं। केट को बहुत गुस्सा आता है और वह एस्थर को पकड़ लेती है, लेकिन जॉन बीच में आकर कहता है कि यह उसकी गलती थी। उसी रात एस्थर गैराज में जाती है और खुद ही अपनी कलाई तोड़ लेती है। बाद में जब वह बिस्तर पर होती है तो जॉन को बुलाती है और रोकर कहती है कि उसकी कलाई में बहुत दर्द हो रहा है। जब जॉन उसकी कलाई देखता है तो वह टूटी हुई होती है। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद जॉन एस्थर को अपने बेड में सुला रहा होता है। तभी केट कमरे में आती है। जॉन उससे नाराज होकर पूछता है कि उसने एस्थर को इतनी जोर से क्यों पकड़ा। केट कहती है कि उसने उसे इतना जोर से नहीं पकड़ा था कि उसकी हड्डी टूट जाए। बाद में केट शराब की दुकान पर जाती है और 2 वाइन की बोतलें खरीदती है। वह थोड़ी पीती है, लेकिन फिर आधी बोतल को ही सिंक में फेंक देती है। अब अगली सुबह केट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। डैनियल कार से उतरता है, लेकिन उसका बैग फट जाता है। जब केट उसकी मदद करने जाती है तभी एस्थर चुपके से कार को ड्राइव में डाल देती है, जबकि मैक्स अभी भी कार के अंदर होती है। केट दौड़कर कार के पीछे भागती है, लेकिन आखिर में कार बर्फ में फंसकर रुक जाती है। अब रात को डॉक्टर ब्राउनिंग उनके घर आती है। केट कहती है कि उसने कार को पार्किंग मोड में ही रखा था और मैक्स एस्थर को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। जॉन केट को वाइन की दूसरी बोतल दिखाता है जिसे एस्थर ने ढूंढा था। डॉक्टर कहती है कि केट के लिए एक रिहैब सेंटर में जगह बुक कर दी गई है।
लेकिन केट उन्हें बताती है कि उसने शराब नहीं पी और कार की घटना में उसकी कोई गलती नहीं थी। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जॉन सोचता है कि केट झूठ बोल रही है और कहता है कि अगर वह 1 हफ्ते के अंदर रिहैब नहीं गई तो वह बच्चों को लेकर चला जाएगा। अब इस बीच एस्तर मैक्स से कहती है कि अगर उसने सच बताया तो वह उसकी मां को गोली मार देगी। रात में डैनियल चुपके से मैक्स के कमरे में जाता है। मैक्स उसे बताती है कि ट्री हाउस में कुछ जरूरी सबूत छिपे हुए हैं। डैनियल कहता है कि वह जाकर सबूत ले आएगा, लेकिन एस्तर उनकी बातें सुन लेती है। केट आधी रात को उठती है और मैक्स के कमरे में जाती है। अचानक एस्तर लाइट जला देती है। दोनों के बीच बहस होती है। फिर एस्तर केट की डायरी दिखाकर कहती है कि उसने सब पढ़ लिया है। वह केट को उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन केट उसकी चाल में नहीं आती। अगले दिन केट अनाथालय को फिर से कॉल करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वह एस्तर की बाइबल खोजने जाती है और उसे एक टेडी बियर के अंदर छिपा पाती है। जब केट बाइबल खोलती है तो उसमें कुछ अजीब तस्वीरें और एसान इंस्टीट्यूट लिखा हुआ मिलता है। वह तुरंत इसे ऑनलाइन सर्च करती है और 1 नंबर पर कॉल करती है। उधर से जवाब मिलता है कि यह कोई अनाथालय नहीं बल्कि एक मानसिक अस्पताल है। उधर डैनियल चुपके से ट्री हाउस में जाता है। एस्तर उसका पीछा करती है और सबूतों पर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। फिर वह डैनियल पर भी पेट्रोल डालकर उसे अंदर बंद कर देती है। डैनियल मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन केट उस वक्त एस्तर की सच्चाई पता लगाने में व्यस्त होती है। डैनियल आग से बचने के लिए छत पर चढ़ जाता है, लेकिन अचानक वह गिर जाता है। एस्तर उसे नीचे गिरे हुए देखती रहती है। तभी केट को आग दिखती है और वह भागती हुई वहां पहुंचती है। इस बीच एस्तर डैनियल को पत्थर से मारने ही वाली होती है कि मैक्स उसे धक्का दे देती है। केट वहां पहुंच जाती है और डैनियल को बचा लेती है। डॉक्टर बताते हैं कि डैनियल की गर्दन की हड्डी में चोट आई है और उसे शायद कुछ याद न रहे। यह सुनकर एस्तर डर जाती है। केट जॉन को बताती है कि उसने एस्तर की असली सच्चाई जान ली है, लेकिन जॉन अब भी यकीन नहीं करता। जब केट और जॉन बहस कर रहे होते हैं, तभी एस्तर चुपके से डैनियल के कमरे में चली जाती है। मैक्स को शक हो जाता है और वह भी उसके पीछे जाती है। एस्तर डैनियल के चेहरे पर तकिया रखकर उसे दम घोंटने लगती है। मैक्स दौड़कर अपने माता पिता को बुलाने चली जाती है। डैनियल के कमरे में अलार्म बजने लगता है और डॉक्टर उसे फिर से होश में लाते हैं। केट को जब एस्तर की यह हरकत पता चलती है तो वह गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। तभी अस्पताल के कर्मचारी आकर केट को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। इसी दौरान केट के पास एक जरूरी फोन कॉल आती है, लेकिन वह उसे रिसीव नहीं कर पाती। बाद में जब केट होश में आती है तो वह तुरंत डैनियल के बारे में पूछती है। वह जॉन से गुजारिश करती है कि एस्तर को मैक्स के पास न जाने दे। रात को मैक्स अपनी सुनने वाली मशीन निकालकर रख देती है और उसके पापा उसे बिस्तर में सुला देते हैं। इसके बाद एस्तर आती है और जब मैक्स उसे गुड नाइट बोलती है तो वह उसकी सुनने वाली मशीन उठा लेती है। नीचे जॉन लिविंग रूम में बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी एस्तर सीढ़ियों से नीचे आती है। वह पूरी तरह से बड़ी औरतों की तरह तैयार होकर आती है और जॉन के पास बैठ जाती है। जॉन को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। एस्तर उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पीछे हटा देता है। जॉन कहता है कि वह उसे वैसे प्यार नहीं करता जैसे केट को करता है। वह एस्तर से कहता है कि वह अपने कमरे में चली जाए, लेकिन एस्तर गुस्से में कहती है कि उसे बच्चे की तरह बात न करे। जॉन कहता है कि वह कल ही अनाथालय को फोन करेगा। यह सुनकर एस्तर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। घर में एस्तर अपने कमरे को तहस नहस कर देती है। वह अपने चेहरे से मेकअप हटाती है, जिससे उसकी असली उम्र का पता चलता है। जॉन एस्तर के कमरे में जाता है और देखता है कि उसने पूरे कमरे की दीवारों पर अजीब पेंटिंग बना रखी है। केट लगातार जॉन को फोन कर रही होती है, लेकिन तभी घर की बिजली चली जाती है और जॉन फोन नहीं उठा पाता। केट तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। अब जॉन एक टॉर्च लेकर घर में देखने जाता है। तभी एस्तर अचानक आकर उसे चाकू मार देती है। वह जख्मी होकर गिर जाता है, लेकिन अभी जिंदा होता है। एस्तर उसे दोबारा चाकू मारती है, फिर बार बार वार करती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। मैक्स यह सब देख लेती है और एस्तर अब उसके पीछे भागती है। फिर केट बहुत तेज गाड़ी चलाकर घर की ओर दौड़ती है और गुस्से में कार को सीधे घर में घुसा देती है। वह उतरकर तुरंत ऊपर भागती है और जॉन को खून से लथपथ पड़ा देखती है। फिर उसे एहसास होता है कि मैक्स भी खतरे में है, तो वह उसे खोजने लगती है। अब केट सबसे पहले मैक्स के कमरे में जाती है, लेकिन वहां वह नहीं मिलती। फिर वह बाथरूम की ओर जाती है। तभी एस्तर उस पर गोली चला देती है। केट अपनी जान बचाने के लिए अपने कमरे में छिप जाती है, लेकिन एस्तर उसे वहां नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि केट खिड़की के बाहर छिपी होती है। मैक्स घर के बाहर बगीचे में छिप जाती है। एस्तर भी उसे ढूंढने वहां आ जाती है। केट यह सब ऊपर के शीशे की छत से देख रही होती है। एस्तर फिर गोली चलाती है, लेकिन तभी केट शीशे की छत तोड़कर सीधा एस्तर पर गिर जाती है। कुछ देर बाद मैक्स केट को जगाती है। केट उठकर बंदूक उठाती है और मैक्स को गोद में लेकर घर से बाहर निकल जाती है।
पुलिस घर के अंदर जाती है, लेकिन एस्तर वहां नहीं होती। अचानक एस्तर चाकू लेकर केट और मैक्स के पीछे दौड़ पड़ती है। भागते भागते वे दोनों बर्फीली झील तक पहुंच जाते हैं। वहां एस्तर और केट के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। मैक्स बंदूक उठाकर गोली चलाती है, जिससे बर्फ टूट जाती है और केट और एस्तर दोनों पानी में गिर जाते हैं। पानी के अंदर केट एस्तर को बेहोश कर देती है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एस्तर फिर उसका पैर पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि उसे मरने न दे। लेकिन केट गुस्से में उसे जोर से लात मारती है और एस्तर पानी के अंदर डूब जाती है और उसका अंत यही हो जाता है। अगर आपको ऑर्फन मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और आप ऐसी ही हॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्मों की अनोखी और दिलचस्प कहानियां जानना चाहते हैं, तो द नॉवल चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगी। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी शानदार वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।